हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसमें सुनिए। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा के विषय में बताता है। यह एक गुणात्मक कथन है। इससे यह ज्ञात होता है कि कीमत में कमी होने से मांग का विस्तार होगा तथा कीमत में वृद्धि होने से मांग का संकुचन होगा, परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा का ज्ञान जिस धारणा से होता है उसे मांग की मूल्य सापेक्षता कहा जाता है। अतः किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसको मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कहते हैं। अब आती है इसकी डेफिनेशंस, परिभाषाएं। तो पहले मार्शल के अकॉर्डिंग है, सुनिए। द इलास्टिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन ए मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग एज द अमाउंट demanded increases much or little for a given fall in price or diminishes much or little for a given rise in price। यानी मार्शल के अनुसार मांग की मूल्य सापेक्षता कम या अधिक होने का तात्पर्य बाजार में कीमत की गिरावट के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि से तथा कीमत में वृद्धि से मांग में अधिक या कम कमी से होता है। नंबर 2, बेनहम के अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द इफेक्ट ऑफ ए स्मॉल चेंज इन प्राइस अपॉन द अमाउंट डिमांडेड। बेनहम के अनुसार यह मांग मूल्य सापेक्षता विचार कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। नंबर 3, जे के स्तंभ के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a measure of the responsiveness of quantity demanded to a change in price। मांग की मूल्य सापेक्षता कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। नंबर 4, मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एनी आउटपुट इज द प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ अमाउंट purchased in response to a small change in price divided by the proportional change in price। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन में कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की उपयुक्त परिभाषा को हम निम्न सूत्र द्वारा से व्यक्त कर सकते हैं। मांग की लोच बराबर होगा मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। संक्षेप में मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन एवं उसकी मांग में हुए परिवर्तन का अनुपात है। अब आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी, मांग की मूल्य सापेक्षता के निर्धारक तत्व। इसमें मांग की मूल्य सापेक्षता के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर आ है वस्तुगत तत्व यानी कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। इसमें नंबर 1 है नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। इसमें भी नंबर अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे अनाज, नमक आदि की मांग मूल्य निरपेक्ष बेलोच होती हैं क्योंकि इनका उपभोग आवश्यक होता है और इन्हें हर मूल्य पर उपभोक्ता खरीदता है। अतः ऐसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाने पर भी इनकी मांग में कोई कमी नहीं आती। नंबर 2, विलासिता की वस्तुएं जैसे शराब, प्राचीन चित्र, पांडुलिपियाँ आदि की मांग अधिक मूल्य सापेक्ष यानी लोचदार होती हैं क्योंकि इनके उपभोग के बिना हमारा जीवन आसानी से चल सकता है। इसलिए इनके मूल्य में वृद्धि होने पर इनका उपभोग रोक दिया जाता है।
और मांग में भारी कमी हो सकती है। नंबर 7, आरामदायक वस्तुएं जैसे दूध, घी, फल आदि की मांग हमारी कार्यकुशलता के लिए आवश्यक होती हैं। इनकी मांग बहुधा ना हो तो अधिक मूल्य सापेक्ष ही होती हैं और ना बिल्कुल निरपेक्ष ही, बल्कि इनकी मांग सामान्यतः मूल्य सापेक्ष होती हैं। नंबर 2 आता है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, स्थानापन्नों का होना। जिन वस्तुओं के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना संभव होता है उनकी मांग मूल्य सापेक्ष होती है, क्योंकि उनके मूल्य में वृद्धि होने पर उस स्थान पर स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगता है। जैसे जब कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो लोग चाय को इस्तेमाल करने लगते हैं। नंबर 3, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स, वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग मूल्य सापेक्ष होती है, क्योंकि मूल्य में कमी होने पर उनका उपभोग बढ़ जाता है तथा मूल्य में वृद्धि होने पर उपभोग कम हो जाता है। उदाहरण के लिए बिजली के अनेक प्रयोग संभव होते हैं। इसे रोशनी के अलावा भोजन पकाने, मकान को गर्म रखने, रेडियो बजाने आदि कार्यों में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि इसकी कीमत कम हो जाती है तो इसके सभी संभव उपभोग के लिए लोग चाहेंगे कि और बिजली की मांग बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 4, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन गुड्स, वस्तुओं का उपभोग स्थगित होना। यदि किसी वस्तु का उपभोग कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, जैसे कि जूतों का, तो उसकी मांग उस वस्तु की अपेक्षा जिसका उपभोग इस प्रकार स्थगित नहीं किया जा सकता, जैसे अनाज, औषधि आदि, अधिक मूल्य सापेक्ष होगी, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर लोग यह सोचने लगते हैं कि उस वस्तु को भविष्य में खरीद लेंगे। जब मूल्य घट जाएगा फलतः मांग घट जाती है। नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 है जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग की वस्तुओं जैसे पेन और स्याही की मांग मूल्य निरपेक्ष होती है, क्योंकि उनमें से किसी एक के सस्ता होने से उसकी मांग नहीं बढ़ सकती। अब नंबर 12 आता है व्यक्तिगत तत्व यानी कि सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इसमें सुनिए, इसमें नंबर 1 है हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की आदत। जिन वस्तुओं का उपभोग करने की उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है उन वस्तुओं की मांग मूल्य निरपेक्ष होती है। जैसे सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के लिए सिगरेट के मूल्य में वृद्धि का उसकी मांग पर अत्यंत अल्प प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। कम आय वाले व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग प्रायः अधिक मूल्य सापेक्ष होती है और अमीरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग कम मूल्य सापेक्ष होगी। नंबर 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का जीवन स्तर। जिस समाज में लोगों का जीवन स्तर जितना ही ऊंचा होगा वस्तुओं की मांग उतनी ही कम मूल्य सापेक्ष होगी, क्योंकि उच्च जीवन स्तर संपन्नता का प्रतीक तथा धनी व्यक्तियों की मांग पर मूल्य परिवर्तन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, व्यय की राशि। उन सभी वस्तुओं की मांग प्रायः मूल्य निरपेक्ष होती है जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का एक अल्प अनुपात ही व्यय करता है, जैसे कि दिया सलाई पर किया गया व्यय। ऐसी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर उपभोक्ता को उस पर अपना व्यय घटाने की प्रेरणा नहीं मिलती। नंबर 5 क्लास ऑफ बायर्स, खरीदारों का वर्ग। यदि किसी वस्तु का उपभोग केवल धनी वर्ग ही करता है तो उसकी मांग मूल्य निरपेक्ष होती है, क्योंकि वस्तु के मूल्य का प्रभाव उनकी मांग पर अधिक नहीं पड़ता। अब नंबर 7 आता है सोशल फैक्टर्स यानी कि सामाजिक तत्व। इसमें नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का वितरण। प्रोफेसर टॉजिंग के अनुसार
राष्ट्रीय आय के समान वितरण से मांग मूल्य सापेक्ष और असमान वितरण से मूल्य निरपेक्ष बनती है। कारण यह है कि राष्ट्रीय आय का समान वितरण होने पर समाज में मध्यम वर्ग की प्रधानता हो जाती है, जिसकी मांग वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के साथ घटती बढ़ती है, अर्थात मूल्य सापेक्ष होती है। इसके विपरीत धन का समान वितरण होने पर समाज में दो वर्ग हो जाते हैं, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। चूँकि धनी व्यक्तियों की मांग विलासिता संबंधी कम मूल्य सापेक्ष होती है और निर्धन व्यक्तियों की मांग अनिवार्य वस्तुओं की भी बहुत कम मूल्य सापेक्ष होती है, इसलिए आय का असमान वितरण होने पर वस्तुओं की मांग की मूल्य सापेक्षता कम होती है। नंबर 2, राशनिंग सिस्टम यानी कि राशनिंग व्यवस्था। जिन वस्तुओं के वितरण पर राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी जाती है, उनकी मांग मूल्य निरपेक्ष हो जाती है। कारण यह है कि वे वस्तुएं व्यक्तियों की मनचाही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। अब नंबर 2, कीमत संबंधी तत्व यानी कि प्राइस फैक्टर्स। इसमें नंबर 1 है जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर। जब वस्तुओं का सामान्य मूल्य स्तर ऊंचा होता है तो वस्तुओं की मांग सामान्यतः मूल्य सापेक्ष होती है। उनके मूल्य में थोड़ी सी गिरावट आने पर मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है और मूल्य में वृद्धि हो जाने पर मांग बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट, समय की अवधि का प्रभाव। प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार अल्पकाल में मूल्य में परिवर्तन से वस्तु की मांग की मात्रा पर अधिक प्रभाव न पड़ने के कारण प्रायः वस्तु की मांग मूल्य निरपेक्ष रहती है। इसके विपरीत दीर्घकाल में मूल्य परिवर्तन की मांग की मात्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी हो जाने के कारण वस्तु की मांग मूल्य सापेक्ष होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।